हेलो विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आपके अपनी ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। रोजाना के समान ही आज भी अपन इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और कोटा विश्वविद्यालय कोटा के अनुसार 6 सेमेस्टर वालों के लिए ये है क्लास अधिक उपयोगी है। साथ ही साथ जो कंपटीशन दे रहे हैं आरपीएससी वगैरह, रेलवे है, बैंकिंग वगैरह, सभी में एक तरह से कॉमन टॉपिक है। और इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित ये फिजिकल पार्ट अपन पढ़ रहे हैं। तो फिजिकल पार्ट में अपन ने ये दक्षिण का पठारी प्रदेश विस्तृत रूप से पढ़ लिया है पिछली क्लासों में। आज अपन नया फिजिकल पार्ट पढ़ेंगे, वह है ये तटीय मैदान। ठीक है, तो भारत के भौतिक प्रदेश, भारत के भौतिक प्रदेशों में तटीय मैदान पड़ेंगे। तटीय प्रदेश भी कर सकते हैं। इन तटीय प्रदेशों में को दो भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? दो भागों में। एक तो पश्चिम तटीय मैदान, पश्चिम तटीय प्रदेश, और दूसरा पूर्वी तटीय प्रदेश। ठीक है, ये पश्चिमी तटीय प्रदेश है, पश्चिमी तटीय प्रदेश, और ये पूर्वी तटीय प्रदेश। तो भारत के तटीय क्षेत्र में यानी कि समुद्र के किनारे किनारे वाला जो भूभाग है वह दूसरे भौतिक प्रदेश से बिल्कुल भिन्न रूप में बना है, और उसी के आधार पर ये फिजिकल पार्ट को अलग से डिवाइड करके इसका अध्ययन किया है। ठीक है, तो तटीय प्रदेश के रूप में किया है, और इस तटीय प्रदेश को मुख्य रूप से दो भागों में बांट लिया, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान को सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पश्चिम तटीय मैदान जो कि भारत के अरब सागर से अलग होता है। ठीक है, किससे अलग होता है? अरब सागर से। ये है अरब सागर से लगने वाला तटीय प्रदेश है, या अलग होने वाला तटीय प्रदेश है। इसकी चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई 164 वर्ग किलोमीटर औसत। औसत रूप में इसकी चौड़ाई है वह कितनी है? 164 किलोमीटर है। इसकी लंबाई कहाँ से कहाँ तक है? ये कच्छ के रण से और कुमारी अंतरिक्ष तक लंबाई कच्छ की खाड़ी से दक्षिण में
कुमारी अंतरिक्ष तक। नोट करते चलना, अपने नोटबुक में नोट करते हुए चलना। तो उत्तर में कच्छ की खाड़ी से लेकर के और दक्षिण में कुमारी अंतरिक्ष तक इसका लंबाई है, और इसकी जो चौड़ाई है उसकी मिनिमम रूप से यानी कि औसत रूप में 164 वर्ग किलोमीटर है। कहीं पर 150 किलोमीटर तक मिलती है तो कहीं पर 180 तक। ठीक है, तो इस प्रकार से औसत रूप में 164 किलोमीटर तक इसका विस्तार है। एक एक चीज को आप लोग रिपीट करते हुए और नोट करते हुए चलना। ठीक है, इसके बाद में यहाँ से और यहाँ तक के जो इसकी लंबाई है उत्तर से दक्षिण की ओर, तो इसकी धरातलीय संरचना एक समान नहीं है। संपूर्ण इस तटीय क्षेत्र की जो धरातलीय संरचना है वह उबड़ खाबड़ के रूप में, पहाड़ियों के रूप में, कहीं पर समतल उपजाऊ मैदान के रूप में, इस प्रकार से अलग अलग रूप में मिलती है। और इसी धरातलीय संरचना की भिन्नता के आधार पर इस तटीय प्रदेश को अलग अलग भागों में बांटा गया है। ठीक है, इसका उत्तर का जो क्षेत्र है ये वाला, तो इसको 1 नंबर दे लेते हैं। इसके दक्षिण वाले भाग को 2 नंबर दे देते हैं। फिर तीसरे वाले भाग को 3 नंबर देते हैं। ठीक है, तो संपूर्ण इस पश्चिमी तटीय मैदान को, पश्चिमी तटीय प्रदेश को 3 भागों में बांटा है। पहला नंबर का जो भाग है इसको कच्छ के खाड़ी के रूप में, कच्छ के मैदान के रूप में कहा जाता है। ठीक है, तो पहला नंबर का लिखते हैं यहाँ कच्छ का मैदान। अब कच्छ का मैदान किस प्रकार से बना है, तो पूर्व में ये जो कच्छ का मैदान था ये एक तरह से वर्तमान में दलदल के रूप में दिखाई पड़ता है, और भूगर्भिक शास्त्रियों के आधार पर इस प्रकार से माना जाता है कि ये कच्छ का जो भाग है ये समुद्र तल से भी गहरा नीचाई में था पहले। बाकी तटीय क्षेत्र से आने वाली जो नदियों के द्वारा इसको अपन तलछट से जमा करते रहने से ये एक तरह से दलदल के रूप में दिखाई पड़ता है। और यहाँ पर समुद्री रेतीली मिट्टी और नमक युक्त मृदा का निक्षेप मिलता है, इसलिए ये एक तरह से दलदल के रूप में विस्तृत है। यह दलदल का मैदान है। गुजरात के पश्चिम में इसकी स्थिति है। इसमें नमक युक्त मृदा एवं रेतीले कण पाए जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार की विशेषता है। और यहाँ पर जो लोनी नदी बेसिन पाया जाता है, लोनी नदी
जिसके द्वारा तलछट जमा होकर और इसका एक दलदली मैदान के रूप में विकास हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार के मैदान से ये तटीय प्रदेश प्रारंभ होता है और उत्तरी भाग में ये मिलता है। ठीक है, कांडला बंदरगाह इसी पर स्थित है। कांडला बंदरगाह जो कि भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है, कितनी बार कंपटीशनों में आ चुका है और आने की संभावना रहती है। आप लोग इसको नोट कर लेना। यहाँ लिख देता हूँ मैं, भारत का प्रथम बंदरगाह इसी क्षेत्र में मिलता है, कच्छ के मैदानी क्षेत्र में। ठीक है, परंतु वर्तमान में एक तरह से इससे यहाँ पर दलदल जमा हो जाने के कारण ये बंद पड़ा है और विदेशों में एक तरह से इसका आयात निर्यात नहीं करते हैं, क्योंकि दूसरे बंदरगाहों का विकास हो चुका है। जैसे ये मुंबई हाई वगैरह इस प्रकार के बंदरगाह का विकास हो चुका है। दूसरे नंबर का जो इसका तटीय मैदान के रूप में है वह है गुजरात का मैदानी प्रदेश। ये कच्छ का मैदान के रूप में, ये दूसरे नंबर का जो है वह गुजरात या काठियावाड़ काठियावाड़ में कच्छ के साथ साथ में सौराष्ट्र का मैदान बोलते हैं इसको, सौराष्ट्र का मैदान। ठीक है, नोट कर लेना आप चेंज करके। सौराष्ट्र का मैदान के रूप में जाना जाता है और गुजरात और महाराष्ट्र में इसका विस्तार है। गुजरात महाराष्ट्र में इसका विस्तार मिलता है। यहाँ पर कौन कौन सी नदियों के द्वारा ये बना है, तो माही नदी है, और कौन कौन सी नदियाँ यहाँ पर आकर के मिलती है, तो इस मैदानी प्रदेश में सौराष्ट्र के क्षेत्र में जो नदियाँ आकर के मिलती है वह है माही, साबरमती, नर्मदा, ताप्ती। माही, साबरमती, माही, साबरमती, ताप्ती, माही, साबरमती, ताप्ती और नर्मदा। नर्मदा नदियों के द्वारा यह मैदानी तटीय क्षेत्र बना है और इसमें जो
लावा युक्त निर्मित मिट्टी का जमा हो जाने के कारण इस तटीय मैदान में लावा युक्त मिट्टी का निक्षेप हो जाने के कारण ये उपजाऊ क्षेत्र है। ठीक, तो इस प्रकार से अपन उत्तर से दक्षिण की ओर आगे बढ़ते रहेंगे और इसका जो विस्तार है वह गोवा तक मिलता है। गोवा दक्षिण में गोवा तक इसका विस्तार है। कटिबंध क्षेत्र होने के कारण इसमें अलग अलग बंदरगाह विकसित करने की अनुकूल दशाएं भी मिलती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इसकी जो लंबाई है वह 500 किलोमीटर तक है। लंबाई 500 किलोमीटर। महाराष्ट्र से गोवा तक, महाराष्ट्र से गोवा तक लंबाई 500 किलोमीटर तक है और चौड़ाई इसकी 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक मिलती है। 50 से 80 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई मिलती है। एक एक चीज़ को अच्छी तरह से समझते हुए आप लोग नोट करते चलना। ठीक है, कहीं कहीं पर इसके रेतीले टीले अवरोध के रूप में जमा मिलते हैं। कहीं पर रेत के टीले जमा मिलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन एक एक चीज को अपन विस्तार से पढ़ते हुए चल रहे हैं। तीसरे नंबर का है अपने पास मालाबार का तट। हाँ, तो मालाबार का तट पढ़ेंगे। तो तीसरे नंबर का कौन सा है? मालाबार का तट। मैं देता हूँ ये तीसरे नंबर का मालाबार। तो इधर देखो, ये जो तटीय भाग है, पश्चिमी तटीय भाग, इसका तीसरा भाग पढ़ रहे हैं। पर प्रथम भाग कच्छ के मैदान के रूप में पढ़ लिया। दूसरा भाग है वो अपने सौराष्ट्र के मैदान के रूप में पढ़ लिया और तीसरा वाला भाग है वह मालाबार तट के रूप में पढ़ेगा। ठीक है, तो इसका जो विस्तार है कहाँ से है? गोवा से लेकर के और कन्याकुमारी तक, यानी कि गोवा से लेकर के और कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है। इसका विस्तार गोवा से कन्याकुमारी तक। ठीक है, आगे क्या विशेषता है? तो इसकी जो लंबाई है वो 500 किलोमीटर तक मिलती है। ठीक है, इसकी लंबाई 500 किलोमीटर तक
यहाँ पर समुद्री लहरों के द्वारा तटीय क्षेत्र में जो रेतीले ढेर जमा हो जाते हैं, उन रेतीले ढेरों के सहारे खारा पानी एकत्रित हो जाने से जो प्राकृतिक झीलों का निर्माण होता है, जिन्हें लेगून झीलों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ लेगून झीलों का विकास मिलता है। इसके तटीय क्षेत्र में जो नदियों के द्वारा लावायुक्त मिट्टी, रेतीले कण और समुद्र के खारापन एक तरह से इस प्रकार से जमा होता है और कृषि उत्पादन के लिए एक अनुकूल दशा का विकास करता है, जिससे नारियल और रबड़ की खेती सबसे अधिक की जाती है। यहाँ नारियल व रबड़ की खेती की जाती है। ठीक है, इसके साथ साथ में मसाला युक्त कृषि फसलों का उत्पादन किया जाता है। यहाँ मसाला युक्त कृषि फसलों का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, कौन कौन सी, जैसे काली मिर्च है, इलायची है, काली मिर्च, इलायची, काजू, इस प्रकार के मतलब तो अधिक से अधिक कृषि और नारियल की कृषि करने का क्या कारण है? पश्चिम की ओर से चलने वाली जो समुद्री पवनें हैं वह आर्द्रता युक्त होती है और उस आर्द्रता युक्त जो पवनें हैं वह इस फसल के लिए अधिक लाभदायक होती है, इसलिए यहाँ पर ये कृषि की जाती है। और जगह रबड़ की खेती और नारियल की खेती क्यों नहीं की जाती, इस प्रकार से सोचने का विषय है। अपने यहाँ क्यों नहीं होती, तो इसका ये कारण है कि समुद्र के किनारे वाले भागों में चलने वाली जो समुद्री लहरों से टकराकर जो पवनें हैं उनमें वह आर्द्रता युक्त होती है और वही आर्द्रता युक्त पवनें ही इनके लिए उपयुक्त होती है और अधिक से अधिक कृषि की जाती है। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे चाय और कॉफ़ी का उत्पादन होता है पहाड़ी ढलानी क्षेत्रों में क्यों होता है, प्रत्येक का एक अलग से अनुकूल दशाएं होती है। आप लोग बने रहें, अधिक से अधिक आपको बताने की कोशिश करूँगा और आने वाले कंपटीशनों में, बड़े बड़े कंपटीशनों में ऐसी चीज़ों को एक विचारात्मक रूप में समझ करके कि क्वेश्चनों का आंसर दिया जाता है। ठीक है, तो आप लोग बने रहें। धन्यवाद।